हम लोग आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। थोड़ा कल बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है। कैलेंडर में ये बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में होगा, 20-22 सितंबर के आसपास से होगा, 22 से 26 सितंबर, और रिज़ल्ट जो आपका नवंबर में देगा। ठीक है, अब आपके पास 7 महीना का टाइम है। बहुत बच्चों के लिए ऐसा हुआ कि वो लोग पहले से बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे, ठीक ना। अब क्या हो रहा है कि वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब 7 महीना है, 7 महीना फिर पढ़ना होगा। बहुत से बच्चों के लिए बढ़िया है कि चलो 7 महीना सही है, शुरू किया है तो अच्छी बात है, 7 महीना हम तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। मतलब अब जब तक आपको पता है, जब तक आपका वैकेंसी या नोटिफिकेशन नहीं आता है, मतलब फॉर्म नहीं आता है, तब तक आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटा रेगुलर पढ़ते रहिए, और जिस दिन फॉर्म आ जाए उस दिन से दबा के मेहनत करिएगा। और अभी भी मैं जो क्वेश्चन मैं अभी भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके डेली एक एक वीडियो ही जाएगा, और जाते जाते क्या होगा कि आपका पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा, फिर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करवा दूंगा, फिर पॉलिटी करवा दूंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करवा दूंगा, ठीक ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगा, और फिर लास्ट में जाकर के आपका हिस्ट्री भी करवा दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक ना। एसेशन और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है, जो आपको दिखता है बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल देता है, ठीक ना, आज हम लोग उस टाइप की क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कथन पहला। देखिए, दो तरह का होता है, एक होता है सही ए और एक होता है आर। पहला सही है, दूसरा सही है। यहाँ पर पहला का मतलब ए होगा और दूसरा का मतलब आर सही है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। कथन पहला कहता है हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ठीक है, ये सही है। हिमालय का निर्माण तेथिस सागर के अवसादों में वलन फोल्डिंग पढ़ने से हुआ, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर पहला का क्या हो जाएगा? पहला का आपका सिर्फ ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, उत्तर भारत की मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ उपजाऊ मृदा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु है। देखिए, उपजाऊ मृदा तो है, कहीं कहीं पर पर्याप्त पानी भी है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे पर्याप्त पानी नहीं है। यही हम लोग राजस्थान पंजाब वाला क्षेत्र अगर देख ले, हरियाणा वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी को निकाल करके जमीन को सिंचित किया जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सिर्फ आंसर ए ही सही होगा, पहला कथन सही है, ठीक ना। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीन हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था जो कभी नहीं डूबा। देखिए, बात ऐसा है कि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं डूबा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही सही होगा, ठीक ना। अगर ये रहता कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है तो वो सही हो जाता, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि ऊंचा है। उसके बाद दूसरा, पश्चिमी घाट के केवल दर्रों के माध्यम से पास किया जा सकता है, तो इसमें ए भी सही है और आर भी, सेकंड वाला जो है वो भी सही है, ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 5 नंबर, भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती है, बात बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र में नदियां जो है अदृश्य हो जाती है। इस क्षेत्र में भारी पथराव और कंकड़ के निक्षेप के कारण पानी सतह से नीचे बहती है, नहीं, ये रीजन नहीं है। इसमें क्या होगा, सिर्फ पहला क्वेश्चन सही होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये बनता कैसे है, ये कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके ये आपको बहुत आसान लगेगा। हालांकि है कुछ नहीं, ये एजप्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की किसी भी एक किताब को पकड़िए जो बढ़िया है, लेकिन हमारे बीपीएससी टीचर में जो होता है, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम में, वो एनसीईआरटी को बेस पकड़ के चलती है। समझिए कि 80% क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से आता है, और 20% क्वेश्चन जो है एससीईआरटी से, और मान लीजिए 5-10%, 5% ही मानिए, वो अगल बगल कहीं से डाल देता है, ठीक ना। तो ज़्यादा वेटेज 80% एग्जाम में अगर आप 80% ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बारहमासी नहीं होती है,
प्रायद्वीपीय भारत की, ये बात सही है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बारहमासी नहीं होती है। बारहमासी कौन सी? हिमालय की नदियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद ये प्रायद्वीपीय नदी की ही बात कर रहा। ये नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है जो गर्मी में सूख जाती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक ना, कि ये जो नदियाँ हैं मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है और गर्मी में सूख जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल बी होगा, मतलब आर केवल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 मिनट रुकेंगे, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल कोरल द्वीप कहा जाता है। बात जो है बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप को कोरल द्वीप कहा जाता है। उसके बाद दूसरा, इसका निर्माण सूक्ष्म समुद्री जीव पॉलिश के कंकालों के जमाव के कारण हुआ। ये सिर्फ पॉलिश के कंकालों के जमाव के कारण भी नहीं हुआ, ये बहुत सारे रीजन है, पेड़ पौधे जिसके कारण हुआ है। तो एक तरह से देखें तो यह सही है, लेकिन हम लोग इसको अभी सही नहीं मान सकते क्योंकि एक चीज़ का नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ है, उससे ये बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बारहमासी नहीं होती है। ये भी सही होगा, ये मैं थोड़ा गलत कर गया, दोनों इसका सही है, ठीक है। हिमालय की नदियाँ विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती है। बात बिल्कुल सही है। उसके बाद मैदानी भाग के ढाल कम होने के कारण नदियाँ का वेग जो है कम हो जाता है। मतलब वो जब मैदानी भाग में आती है तो उसका जो ढाल है, ढाल थोड़ा कम है, जिसके वजह से उसकी गति जो है धीरे हो जाती है। तो ये ए और आर दोनों सही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं बीपीएससी टीआरई के, उसी को हम लोग देखेंगे और देखते हुए जैसा होगा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अपना जैसा बात हुआ था अपना रिवीजन होते जाएगा। हम लोग को हार नहीं मानना है, लगे रहना है, लगे रहने पे ही भलाई है। क्योंकि अब देखिए जैसा बात हो रहा है, सब स्टूडेंट के जो नेता लोग हैं, छात्र नेता लोग, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ इस पे किया जाए। इसलिए हम लोग को ज़रूरी है अपने तरफ से तैयार रहने का, कभी भी बम फूट सकता है, ठीक ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका सितंबर में होगा या क्या, हो सकता है कि आगे भी ले सकता है, हो सकता है थोड़ा डेट पीछे भी कर सकता है, हो सकता है उसी समय पे ले, ठीक ना। तो हम लोग इसको देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली के बीच हिमालय को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगता है स्लाइड चेंज करना पड़ेगा क्या? चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है? ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। नए को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं हम लोग? मध्य उचावच भूमि के नाम से, ठीक है। मध्य उचावच भूमि के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सबको पता है, अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया। अगर अन्नामलाई की अनाईमुड़ी नहीं है तो फिर आपका डोडा बेटा माना जाता है, ठीक ना। ये दूसरी सबसे ऊंची है, देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। ऑप्शन में अन्नामलाई दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? अन्नामलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। शिवालिक की ढाल के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित कंकड़ों की पट्टियों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग भावर कहते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना था? गोवा के दक्षिण मतलब दक्षिण साइड, नीचे साइड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट, कनाई तट या मलाबार तट। तो देखिए यहाँ पर बोलते तो मलाबार तट है, कर्नाटक मलाबार तट, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। लेकिन ये जो क्वेश्चन इसमें माना गया है 11-12 का, इसमें माना गया है कनाई तट, जो कि 11-12 के बुक में है। लेकिन अगर हम लोग 9-10 के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग मालाबार तट देखेंगे। कनाई तट आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ये पीजीडी का क्वेश्चन, इसलिए इसका कनाई तट, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, 11-12 में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोआब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोआब शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना भूभाग है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? तो हम लोग इसको किस रूप में जानते हैं? इसको हम लोग असम हिमालय के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट है नोट्स के टाइप से, वन लाइनर के टाइप से। मैं क्या करूंगा ना कि मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाऊंगा और हो सके तो एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट होता है ना, जो नोट्स बन सकता है, वो नोट्स भी आपको दूंगा। उससे क्या होगा कि एक बार आप नोट्स देख लेना, फिर आप प्रीवियस ईयर देख लेना। ठीक है, बहुत ईजी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आप चले जाइए। जो भी होगा मैं पीडीएफ डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि आप आसानी से प्रिंट आउट करवा लेना। ऐसे हालांकि 50-60 पैसे पर पेज निकालता है, ठीक ना, तो आप निकलवा लोगे। एक पेज का दोनों साइड 1.5 रुपये पड़ेगा। बहुत आसानी से 8 से 10 रुपये में एक चैप्टर का नोट्स और एमसीक्यू होते चला जाएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बरकान का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो बरकान कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है कि कावारती में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कावारती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और पुरानी वलित पर्वतमाला का उदाहरण है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है ऐसी? तो उसको हम लोग अरावली श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द्वार स्थलकृत कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको द्वार जो स्थलकृत है आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको कश्मीर हिमालय नहीं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता। अच्छा, क्या प्रायद्वीपीय पठार क्या कहा जाता है? तो डक्कन ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या है मालवा पठार, डक्कन ट्रैप? हाँ, क्या कहते हैं? डक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में है? ये आपको ओडिशा में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ओडिशा, पहले नाम इसका उड़ीसा था, उड़ीसा से नाम बदल करके कब ओडिशा रखा गया। ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी है, मिजो भी है, पटकाई बुम भी है। एक से अधिक उसके नीचे ऑप्शन, इसके नीचे ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये सब जो है, ये सब आपको पूर्वांचल पहाड़ी है। ये जितना आपको दिख रहा है ये सब का सब आपको पूर्वांचल पहाड़ी, नागा पहाड़ी नागालैंड, मिजो पहाड़ी मिजोरम, ठीक ना, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सतपुरा श्रेणी किन दो नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है? तो किन के बीच करती है? सतपुरा श्रेणी जो है, बच्चों को याद है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है जल विभाजक का काम करती है सतपुरा श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। हिमालय के किस भाग में करेवा स्थलकृति पाई जाती है? मतलब करेवा मृदा आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो करेवा मृदा में केसर की खेती होती है। कहाँ हमको देखने को मिलता है? करेवा मृदा में किस चीज़ का खेती होता है? केसर। और केसर से कश्मीर में ही हम लोगों को केसर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए मेरा मानना है कि ट्रिक बहुत ज़्यादा अगर आप बना लेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। इसलिए अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं या रट सकते हैं तो रट जाइए। क्योंकि ऐसा होता है, जब मैं अभी शुरू पढ़ना शुरू किया था 2021-22 की 20 की बात है, तो हुआ क्या कि मैं ट्रिक बनाता था। और मैं जब ट्रिक बनाया तो मेरा ट्रिक सिर्फ ज्योग्राफी में मेरे से 40 से 50 ट्रिक बन गए। अब कन्फ्यूज़न ये होता कि कौन सा ट्रिक कहाँ करेगा काम, यही नहीं पता चलता। ठीक है, तो फिर मैं जा करके बाद में मेरे को समझ में आया तो मैं 2021 से रटना शुरू किया। ठीक है, रटा, फिर रिवाइज किया, तब जा करके याद है। तो इसलिए ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कुछ ट्रिक, मतलब अगर पूरा ज्योग्राफी में 5-10 ही हैं जो काम चल सकता है,
ठीक ना, ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत का कौन सा भौतिक विभाग खनिज संसाधनों में सबसे समृद्ध है? तो कौन सा, ये तो प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन दिया है क्या? हाँ, प्रायद्वीपीय पठार दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा वहीं पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल या परसों आया था, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, होता ये है ना कि क्वेश्चन देखा जाए तो एक चैप्टर में आपको बहुत से बहुत मिलेगा तो 50 से 100 क्वेश्चन ही है। उससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन जाएंगे तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप हर चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो यही होगा कि जो क्वेश्चन है फिर आपको रिपीट दिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे क्या होगा, आपको आसानी होगा। ठीक है, हाँ, चैप्टर 3 जो अपवाद तंत्र है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर, उसमें आपको 100 की जगह 200 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बार 200 कंप्लीट कर दिए तो फिर सारा क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन देखा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये बच्चों को पता है कि ये ब्रह्मपुत्रा पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिया हुआ है, तो कौन सी है? महेंद्रगिरी है, 1500। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की तीनों श्रेणियां हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक के बीच बहने वाली नदियां जो गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। अनुवर्ती नदी नहीं, अनुवर्ती नदी इसको नहीं कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी, हाँ, इसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अध्यारोपित नदी भी नहीं कहते, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसके बीच है मालवा का पठार, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसके मध्य भाग को उस हम लोग क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, मालाबार तट नीचे हो गया, कोंकण तट ऊपर हो गया और कन्नड़ तट जो है आपका बीच में हो गया। ठीक ना, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट कर गया, इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल अपवाद तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है, ज़्यादा दिन नहीं, 1 से 2 घंटा ही अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत है। लास्ट में तो फिर 40 से 45 दिन 50 दिन रहेगा तो पूरा दमसम लगा देंगे। अब तो मैं आप लोग को सेट भी करवाऊंगा, ये तो केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को सेट भी करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का भी करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना रोज़ का टाइम वही है, 7 बजे शाम को मिलना है। ठीक है।